चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के तीसरा चैप्टर है और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे भू संसाधन तथा कृषि के बारे में। तो आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग क्षेत्र होंगे, देखा होगा आपने। और पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियां हैं तो कुछ वृक्ष हैं, पर कुछ पर सड़कें और इमारतें निर्मित है। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी होती है और इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यों हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। आपके स्कूल की इमारतें, सड़कें जिन पर आप यात्रा करते हैं, क्रीड़ा उद्यान जहां आप खेलते हैं, खेत जिस पर फसलें उगती है और चारागाह जहां पशु चरते हैं आदि भूमि के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करती हैं। ऐसे ही देखते हैं भू उपयोग वर्गीकरण इसमें। तो भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है और भू उपयोग सन वर्गों का योग कुल प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। और भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौतिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। और क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया है? भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है तथा यह अस्थायी है। और आप भू उपयोग वर्गीकरण के विषय में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए कुछ भू उपयोग वर्गीकरण निम्न है, जैसे वनों के अधीन क्षेत्र कहाँ है। तो यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन्य क्षेत्र जहां वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक है। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन्य क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है और इस प्रकार इस संवर्ग क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। दूसरा है कि बंजर और व्यर्थ भूमि क्या है? तो वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़िया भूभाग है, मरुस्थल, खड़क आदि को कृषि आयोग अर्थ व्यर्थ भूमि के वर्गीकृत में रखा जाता है। उसके बाद गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कौन से है? तो इस संवर्ग में बस्तियां यानी ग्रामीण या शहरी हो सकती है, और संरचना जैसे सड़कें, नहरें इत्यादि, उद्योग और दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। और द्वितीयक और तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि होती है। और उसके बाद आता है कि अस्थायी चारागाह क्षेत्र कौन से हैं? तो इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। उसके बाद विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र कौन से आते हैं? तो बोए गए निवर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है इसमें। और इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान और फलदान वृक्ष हैं, और इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में आते हैं। उसके बाद है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कौन से है? तो वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित है और इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। और भूमि उद्यान तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। उसके बाद है वर्तमान प्रति भूमि कौन सी है? तो वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रही है और वर्तमान प्रति भूमि कहलाती है। और भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन भी है। और इस विधि से भूमि की क्षण ऊर्ध्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप में वापस आ जाती है। उसके बाद आता है पुरातन प्रति भूमि क्या है? तो वह यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रही है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित किया जाता है। और सबसे लास्ट आता है कि निवल बोया क्षेत्र क्या है? तो वह भूमि क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती है वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए देखते हैं भारत में भू उपयोग परिवर्तन। देखिए तो किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर गांव की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि गांव के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, तो लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से अस्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए, जो निम्न प्रकार के। पहला है कि अर्थव्यवस्था का आकार किसी उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता
जाता है और समय के साथ बढ़ता है जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और इसी से मिलते जुलते कारकों के पर निर्भर करते हैं। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव पड़ता है और सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है कि इस समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता में वृद्धि होती है। इस प्रकार परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है और इस प्रक्रिया में सीधे सीधे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों से प्रयुक्त होती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तनों शहर के चारों तरफ अधिक तीव्र है, जहां कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कि तीसरा, जो यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है और भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण है। जैसे इसमें है प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है और पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं तथा इसमें देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। वर्ष 1950 से 51 तथा 2014 से 15 के दौरान हुए इस परिवर्तन को चित्र 3.1 में दर्शाया जाता है और इस आरेख को समझने में 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला कि चित्र में प्रदर्शित प्रतिशत अभिलेख यानी रिपोर्टिंग के संदर्भ में आकलित है और दूसरा यह है कि चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र भी बहुत कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत अस्थायी है, अतः एक संवर्ग में कमी प्रायः दूसरे संवर्ग में वृद्धि दिखाती है। जैसे चित्र से पता चलता है कि 4 संवर्गों में वृद्धि और 4 संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। वह वन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, निवल बोया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है और जिसकी निर्भरता औद्योगिक और सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गांवों और शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफलों में विस्तार से भी इससे वृद्धि हुई है। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार भू कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। दूसरा है कि जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण हुई। तीसरा है कि वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि को 2 कारणों से समझा जा सकता है। वर्तमान प्रति क्षेत्र में समानुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है जो वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर करता है। पर चौथा है कृषि हेतु कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एवं वर्तमान घटना है और इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया गया है। ऐसा संकेत है कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनतम का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि है। यानी अपने गांव तथा शहरों में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों को आप जरूर देखे होंगे। वे 4 भूमि उपयोग संवर्ग जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। बंजर, व्यर्थ भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चरागाहों तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का प्रति भूमि और इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न प्रकारों से किया जा सकता है। जैसे पहला है समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा है वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि समानुसार कमी इसकी साक्षी है। दूसरा है कि चारागाह भूमि की कमी के कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव यही और साझी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीकों से कृषि विस्तार ही इसके न्यूनता का मुख्य कारण है। उसके बाद साझा संपत्ति संसाधन में देखें तो भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। निजी भू संपत्ति तथा साझा संपत्ति संसाधन। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों को सम्मिलित निजी स्वामित्व होता था। दूसरे वर्ग की भूमि का सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों में स्वामित्व में होती थी और साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पादन जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौध आदि उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर
निर्भर करते हैं। और महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व भी रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा और ईंधन लकड़ी के एकीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं को होती है। और इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे तथा ईंधन को तलाश के पूरे दूर तक भटकना पड़ता था। और साझा संपत्ति संसाधनों को समय अनुसार सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, और जहाँ सभी सदस्यों को उससे के उपयोग का अधिकार होता है। और तथा किसी विशेष क्षेत्र के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्य के कुछ विशेष कर्तव्य भी हैं। सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही उसके प्रबंधन के दायित्व का निर्वहन करती है। भारत में कृषि भू उपयोग देखें तो भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। पहला है कि द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित है। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का उपयोग योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित है। दूसरा है कि भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं करती। तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भांति है एवं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। और समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुपात यानी समस्त कृषि योग्य भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र तथा इसी प्रकार सभी प्रकार की प्रति भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के उपयोग में लगाया जा सकता है। और जैसे तालिका 30.1 में निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग के कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना सम्मिलित है। अतः भूमि बजट प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है और यह प्रौद्योगिकी को दो भागों में बांट सकती है। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष को उत्पादकता बढ़ाए तथा दूसरी है वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग के सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने का साथ श्रमिकों के मांग की पर्याप्त रूप में बढ़ती है। और उसके बाद भारत जैसे देश में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है और ऐसी स्थिति में फसल संघनता की आवश्यकता केवल भू उपयोग हेतु वांछित है और अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या को भी कम करने के लिए आवश्यक है। और जैसे सफल गहनता की गणना निम्न प्रकारों से किया जा सकता है। और भारत में फसल ऋतुएं हैं तो कौन सी हैं तो हमारे देश में उत्तरी और आंतरिक भागों में तीन मुख्य फसलें ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद के नाम से जानी जाती है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित है जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार और बाजरा और अरहर आती है। रबी की ऋतु अक्टूबर से नवंबर में, शरद की ऋतु में प्रारंभ होकर मार्च से अप्रैल में समाप्त होती है और इस समय कम तापमान शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना तथा सरसों आदि फसलों की बुआई की सहायक है। और जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है और इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की फसलें की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती और यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है। इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। कृषि के प्रकार देखें, आर्द्रता के प्रमुख उपबंध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर यानी वरानी कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अत्यंत अंतर पाया जाता है जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादित सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को
नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जा सके। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है और उत्पादन सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। उत्पादन सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर दो वर्गों में जैसे शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है और इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा गवार यानी चारा फसलें हैं आदि ये उगाई जाती है तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग में अनेक विधियां पाई जाती है। और आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होती है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं और इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना और आदि हैं तथा ताजे पानी की जल कृषि भी की जाती है। उसके बाद खनन फसल आता है। तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खदानों की महानता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए गए क्षेत्र 2/3 भाग पर खदान फसलें उगाई जाती है। देश के सभी भागों में खदान फसलें प्रमुख है, भले ही वहां जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खदानों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनाज में देखें तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र पर लगभग 51% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें उत्तम अनाजों जैसे चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण निम्न प्रकार का है। जैसे चावल देखें तो भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यद्यपि यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है और इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के आंध्र भागों में लेकर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी सिंचाई की जाती है। और दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं जैसे औस, अमन तथा बोडो कहा जाता है, परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिम भागों में यह दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। उसके बाद आता है भारत विश्व का 2.07% चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 2018 के हिसाब से देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। अब देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। चावल की प्रतिशत हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है और इसमें से पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादन राज्य नहीं है और हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ हुई। उत्तम किस्म के बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग कर एवं शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के उत्तरदायी हैं और इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। और उसके बाद गेहूं के बारे में देखें। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादन करता है। 2017 के हिसाब से यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं और इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है अर्थात उत्तर गंगा के मैदान, उसके बाद मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में 27 मीटर ऊंचा तक यह क्षेत्र है। रबी फसल होने के कारण यह
यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मलवा के पठारी क्षेत्रों में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता अधिक है, और जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर पर है। और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादकता भी कम है। उसके बाद ज्वार आता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें से ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। और महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में भी उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ की उत्पादकता भी कम है। उसके बाद बाजरा आता है। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है, और यह एक एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। कुछ वर्षों में सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात और हरियाणा में सिंचाई सुविधा के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि भी हुई है। उसके बाद मक्का आता है। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल भी है, जो निम्न कोटि के मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र में केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्से में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है, और जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। उसके बाद दालें आते हैं। प्रमुख मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक भी है। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश के दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों के उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। और चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। चना देखें तो इसमें चना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, जो देश के मध्य पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। और इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारें या 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने की फसल क्षेत्रों में कमी आई है, और तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसलें बोई जाती है। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र में केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती होती है। और इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान है। इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्र में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव भी पाया जाता है। उसके बाद अरहर या तूर के दाल आता है। तो अरहर में यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा पिंजर पी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिण राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्र में बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। अब देश के अरहर के कुल उत्पादक का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश है। और इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम और अनियमित है। और उसके बाद तिलहन आता है, तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मलवा पठार, उसके बाद मठारावाड़ा और मराठावाड़ा और गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश और भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। और देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। और भारत के प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरियां और सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी सम्मिलित है। तो मूंगफली में देखें, भारत विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। 2018 के हिसाब से यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रवि ऋतु में बोई जाती है। और यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र में फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है, वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। उसके बाद तोरिया और सरसों आते हैं। तोरिया और सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित है, जैसे राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा आदि आते हैं। उपोष्णकटिबंधीय फसलें हैं ये, और तथा भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भाग में रबी में बोई जाने वाली ये फसल है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती और इसके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। और इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। और तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल लगभग 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान में आता है और अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हैं। और इसके इन फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। उसके बाद अन्य तिलहन आता है। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के मुख्य महत्वपूर्ण तिलहन है। और सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का सांतरण राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। और देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक है। उसके बाद रेशेदार फसलें आते हैं। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा या अन्य प्रकार की इस सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास तथा जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास में देखें, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। और देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत छोटे रेशे वाली यानी भारतीय और लंबे रेशे वाली यानी अमेरिकन दोनों प्रकार के कपासों का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिम भाग में नरमा कहलाता है। और भारत पर फूल आने के समय आकाश से बादल रहित होना चाहिए। और भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। और कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। और देश के उत्तर पश्चिम सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। और इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में बहुत कम है। उसके बाद जूट आता है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और अन्य सजावटी सामान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया था। और आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल के देश इससे उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करते हैं। और बिहार और आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। और अन्य देश के कुल शस्य क्षेत्र में 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। अन्य फसलें जैसे आते हैं गन्ना, चाय और कॉफी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो गन्ना में देखें तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थिति में यह केवल आर्द्र और उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में बोए जा सकते हैं, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इनकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। और
पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। और उसके बाद ब्राजील के बाद भारत दूसरा गन्ना उत्पादक देश है। 2018 के हिसाब से यहाँ विश्व के 19.76% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र में 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादक करता है और इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं, जहाँ इनका उत्पादन स्तर अधिक है और उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। उसके बाद आता है चाय के बारे में देखें। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है और काली चाय की पत्तियां कण्वित होती है, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकण्विक होती है और चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है और यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। और बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों, दार्जिलिंग, उसके बाद जलपाईगुड़ी और कुछ बिहारी जिलों में प्रारंभ हुई है। और दक्षिण में चाय की खेती पश्चिम घाट के नीलगिरी तथा इलायची के पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.22% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का अनुभाग घटा है और उसके बाद चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। और 2018 के हिसाब से असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादक में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होते हैं। और चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। कॉफी देखें तो कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कॉफी की 3 किस्में आती है, अरेबिका आता है, उसके बाद रोबस्टा है और लिबेरिका है। और भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.17% कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास और इथियोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है 2018 के हिसाब से। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चात तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। उसके बाद है कि भारत में कृषि विकास के बारे में देखें। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जित अर्थव्यवस्था जैसी थी और 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था और यह समय भयानक अकाल और सूखे का साक्षी है। और देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई थी। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खदानों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए थे। पहला, व्यापारिक फसलों की जगह खदानों का उगाया जाना। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ाना तथा तीसरा है कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्रारंभ में इन नीति के खदानों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया और इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP का तथा कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP का प्रारंभ किया गया। परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अनन्य संकट उत्पन्न हो गए थे और परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खदानों का आयात करना पड़ा था। और 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मेक्सिको से मंगाना पड़ा और तथा चावल फिलिस्पीन की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी कृषि के लिए उपलब्ध हुई और भारत में इसका लाभ उठाया तथा उसके बाद पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद्य के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्में यानी HYV को अपनाया गया और नई
नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई के निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित ही कृषि विकास की इस नीति के खदानों के उत्पादन के भूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों पर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खदानों के उत्पादन में आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर हुआ और लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। जैसे 1970 के दशक के अंत तक रहा था, 1980 के आरंभ के पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया और इसने कृषि पशुपालन तथा जल कृषि को विकसित हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मूलन बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA का देखें तथा सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, अस्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट, एकीकृत या समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना है। और सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY जैसी परियोजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेतों की बढ़ावा दे रही है। उसके बाद है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास देखें। पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। जैसे बहुत सी फसलें जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलें मुख्यतः गन्ना, तिलहन तथा कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। उसके बाद सिंचाई के प्रसार में देश में कृषि उत्पादन बढ़ने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरियों का प्रयोग के लिए भी आधार प्रदान किया है। और देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुई है। पिछले 40 वर्षों के रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई है। चूंकि उत्तम बीज की किस्मों के कीट प्रतिरोधकता कम है और अतः देश में 1960 के दशक में कीटनाशकों की खपत में भी वृद्धि हुई है। भारत का किसान पोर्टल क्या है? तो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाशी के लिए किसान पोर्टल किसानी के लिए एक मंच है और किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तार गतिविधियां, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। और उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण भी दिए जाते हैं। मिट्टी की उर्वरता, भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर पर वितरण, प्रशिक्षण आदि एक इंटरैक्टिव मानचित्र में उपलब्ध होती है। उसके बाद उपयोगिता फॉर्म, फ्रेंडली हैंडबुक, योजना दिशा निर्देश आदि की डाउनलोड कर सकते हैं इस पर। उसके बाद आता है भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है। कृषि परिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की है। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक है, तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी है जिसमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल है। और इन समस्याओं का वितरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र इनका केवल 1/3 भाग ही सिंचित क्षेत्र है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा और बाढ़ दोनों से सुभेद है। और कम वर्षा वाले क्षेत्र में सूखा और सामान्य परिघटनाएं हैं, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ भी आ जाती है। वर्ष 2006 से 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में
आई आकस्मिक बाढ़ तथा परिघटना का उदाहरण है और सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। उसके बाद निम्न उत्पादकता आता है संकट में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास और तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान अन्य से कम है और भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में सम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता भी बहुत कम है। और वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता आती है। आधुनिक कृषि में लागत बहुत अधिक है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बजट बहुत कम या न के बराबर ही है, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। और इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं और कृषि से कम होती है आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और उसके बाद आता है कि भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असामान्य वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है और अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणाली हालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों की प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुई और अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टाल मटोल किया था और भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा है, जिससे कृषि विकास में बाधा हो रही है। उसके बाद छोटे खेत तथा विखंडित जोत आते हैं समस्या में। तो भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं तथा लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आंकड़ा और भी सिकुड़ रहा है और इसके अतिरिक्त भारत के अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं और कुछ राज्यों में तो एक बार में भी चकबंदी नहीं हुई है और वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की इन प्रक्रिया से भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है। विखंडित और छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हुई है। उसके बाद आता है वाणिज्यीकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी जरूरतों या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं और इन किसानों के पास अपनी जरूरतों से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है और अधिकतर उपरांत तथा छोटे किसान खदानों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। उसके बाद व्यापक अल्प रोजगार देखें। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर अल्प रोजगारी पाई जाती है और इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है और फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होते क्योंकि कृषि कार्य लागत गहन श्रम वाले नहीं है और अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने में अवसर प्राप्त नहीं करते हैं। उसके बाद आता है कि समस्याओं में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई की कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है और कृषि भूमि का एक बारह जलाक्रांता, लवणता तथा मृदा साक्षरता का कारण बंजर हो चुकी है और कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप के दलहन विस्थापित हो गई है तथा बहुफसलीकरण के बढ़ोतरी से प्रति भूमि के काफी मात्रा में कमी आई है, जिससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने के प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है। जैसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र में के भी इस प्रकार की भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुई है और जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन जो प्रायः मानवीकृत है।